सभी को आहत करेगा विधना का यह चक्र। परिस्थितियां विपरीत हुई है, काल चला है वक्र। उधर हडसन उत्साहित है, इधर सिंघाल व्यग्र। उपन्यास सुनिए और जानिए कैसे सुलझेगी यह स्थिति समग्र। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। अरे रे, ये कहाँ घुसे चला आ रहे? चल चल चल। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं किसे भगा रही हूँ? अरे तंग आ गई हूँ मैं इन बरसाती मेंढकों से। इनकी टर किसी भारी गोलाबारी से कम नहीं लगती है। देखा, फिर एक धमाका कर दिया ना। ज्यादा सोचिए मत और पिछले चैप्टर को सुनकर आइए तो पता चल जाएगा कि मैं किन मेंढकों की बात कर रही हूँ। और जिन्होंने कहानी को शेयर कर दिया है वे शांति से बैठ जाइए और ध्यान लगाकर सुनिए। नाग यानी सिंघाल की फुफकार। लकड़ी का वह वीरान गोदाम मसूरी की सुनसान घाटी में बरसों से लावारिस पड़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा पसरा हुआ था मानो मौत पैर पसारे सो रही हो। जैसे ही रॉकी नोटों से ठसाठस भरा सूटकेस लेकर उस सीलन भरे अंधेरे गलियारे से भीतर दाखिल हुआ, ठीक उसी समय गोदाम के बाहर खड़ी वैन में एक कान फाड़ू विस्फोट हुआ। दरअसल उस वैन में रॉकी को उड़ाने के लिए ही बम लगाया गया था, लेकिन बदकिस्मती हार्डी गैंग की या फिर खुशकिस्मती रॉकी की कि वह धमाके से ठीक पहले ही गोदाम के भीतर सुरक्षित पहुंच चुका था, जिससे उसकी जान भाल भाल बच गई थी। वैन तो धमाके के साथ ही हवा में चीथड़े होकर उड़ गई, लेकिन गोदाम के ठीक बाहर हुए इस खौफनाक विस्फोट का अंदर कुछ ऐसा भयानक असर हुआ कि सब कुछ अनियंत्रित हो गया। धरती ने भयानक गर्जना की, पाताल में सोई कोई दैवीय शक्ति जागृत हो उठी थी। खिड़की दरवाजों को तोड़ता हुआ बारूद का धुआं और आग की लपटें भीतर आने लगी। झटके के मारे गोदाम की जर्जर छत कांप उठी। गोदाम के तह खाने के भीतर का मंजर पलक झपकते ही नरक में तब्दील हो गया। बम के धमाके के तगड़े कंपन से वहां बरसों से सजे भारी भरकम लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे वजनी गट्ठर एक एक कर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। लकड़ियों के टकराने और टूटने की आवाज़ किसी खौफनाक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही गूंज रही थी। लेकिन ठीक उसी खौफनाक पल में वहाँ एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार हुआ। देवों के देव महादेव भगवान शंकर की ऐसी असीम कृपा हुई कि चारों तरफ मलबे का बवंडर होने के बावजूद लकड़ी का एक भी भारी कुंदा निशा के ऊपर नहीं गिरा। एक अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह उसने निशा को भीतर ढक लिया। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई और वह एकदम सुरक्षित रही। पर चारों तरफ मौत का यह तांडव और उड़ते हुए काले धुएं को देखकर वह पूरी तरह संज्ञा शून्य हो चुकी थी। दूसरी तरफ वह वहशी जो और कोई नहीं रवि था, जिसके भीतर का शैतान अभी तक निशा के जिस्म और आत्मा को लहूलुहान करने पर आमादा था, धमाके की इस अप्रत्याशित चोट से घबरा उठा। लकड़ियों के वे भारी भरकम जानलेवा ढेर सीधे उसी के ऊपर जा गिरे। वजनी कुंदों की चोट से उसकी हवस एक ही पल में काफुर हो गई। अब मामला निशा का नहीं बल्कि खुद की खाल बचाने का था।
वह असहनीय दर्द और चीख पुकार के बीच अपनी जान बचाने की बदहवास जद्दोजहद में निशा को वहीं बेबस छोड़ चूहों की तरह हाँफता हुआ तहखाने की सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही वह ऊपर आया, रॉकी और उसकी जोरदार टक्कर हुई। दोनों के चेहरों पर खौफ की स्याही पुती थी और बाहर लगी आग की तपिश और धमाकों की आवाज उनके कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। दोनों बाहर की ओर भागे तो देखा कि बाहर खड़ी वैन के परखच्चे उड़ चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें हैं। सिंघाल ने यह दृश्य देखा तो ड्राइवर को तुरंत जीप पीछे करने का आदेश दिया। तभी वॉल्टर अपनी काली एम्बेसडर में अपने 4 खूंखार आदमियों के साथ ऐन मौके पर धमक पड़ा। कुछ ही मिनटों में धमाकों के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी घाटी दहल उठी और दहशत का माहौल बन गया। रवि ने अपनी गन संभाली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन वह समझ चुका था कि दुश्मन पूरी तैयारी और खतरनाक मंसूबों के साथ आए हैं। अब उसने वही किया जो गली का कुत्ता शेर को देखकर कर सकता है। बस हड्डी यानी कि नोटों से भरा सूटकेस लेकर दोनों पीछे के चोर रास्ते से होते हुए देवदार के घने और ठंडे जंगलों में जा छिपे। और अब जंगल की इस भूल भुलैया में उनका बचना नामुमकिन था। इधर गोदाम के भीतर वॉल्टर और उसका एक साथी पागलों की तरह निशा को ढूंढ रहे थे। आग की लपटों और मलबे को चीरते हुए आखिरकार वॉल्टर को तहखाने का वह गुप्त रास्ता मिल ही गया जहां निशा बेहोश पड़ी थी। वॉल्टर के लिए निशा सिर्फ एक कीमती मोहरा, एक ट्रम्प कार्ड थी जिसे हासिल करना उसके प्लान का बड़ा हिस्सा था। उसने बिना एक पल गवाए अचेत पड़ी निशा को फुर्ती से उठाया और गोदाम से बाहर की ओर ले आया। बाहर इंस्पेक्टर सिंघाल, दयाल और वॉल्टर के गुर्गों में जमकर मुकाबला हो रहा था। डगलस मोर्चा संभाले हुए था और अपनी आधुनिक गन का भरपूर लाभ उठा रहा था। गोलियों की आवाजों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। सर, ये तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। दयाल सिंघाल को एक घने देवदार के पेड़ के पीछे खींच लाया था। तुरंत फोर्स बुलाओ, इन्हें मैं संभालता हूं। सिंघाल ने तेज आवाज में आदेश दिया और फायर करने लगा। दयाल वायरलेस पर संदेश भेजने लगा, लेकिन तभी वॉल्टर गोदाम से बाहर आया और उसकी चिंगाड़ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मूव बैक इंस्पेक्टर, उसने चेतावनी दी। सिंघाल और दयाल पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने जो देखा वह बेहद ही अप्रत्याशित था। निशा वॉल्टर के कंधे पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और उसके हाथ पैर रस्सियों से कसे हुए थे। इस दृश्य को देख किसी का भी हृदय फट सकता था और सिंघाल वह तो फिर ऐसा नरमदिल इंसान था कि उसे अपनी पिस्तौल नीचे करनी ही पड़ी। तुम लोग ऐसे बच के नहीं निकल सकते, छोड़ दो इस लड़की को। वह घायल सिंह की तरह दहाड़ा। Move back, Inspector! I repeat, otherwise I'll kill this girl. वॉल्टर फिर चिंघाड़ा। सर, फोर्स को आने में टाइम लगेगा, आप इन्हें बातों में उलझाइए। दयाल फुसफुसाते हुए बोला। तुम लड़की को नहीं मार सकते, ऐसी कौरी धमकियां बहुत सुनी है मैंने। सिंघाल ने उन्हें कुछ देर रोकने के लिए चाल चली। डगलस, वॉल्टर ने इशारा किया और उसके इशारा करते ही फायर हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा वातावरण दहल उठा।
निशा बेसुध पड़ी इस घटनाक्रम से पूरी तरह अनजान बेहोशी के सागर में गोते लगा रही थी। इंस्पेक्टर सिंघाल और दयाल गोलियों से बचते हुए पीछे हटे और हवा की तेजी से वॉल्चर निशा को उठाकर अपनी काली एम्बेसडर में जा घुसा। दुर्भाग्य ने एक बार फिर निशा ओबराय का दामन कसकर थाम लिया और फिर देखते ही देखते एम्बेसडर हवा से बातें करती हुई घाटियों के घुमावदार रास्तों की रहस्यमय दुनिया में गुम हो गई। इंस्पेक्टर सिंघाल की आंखों में इस पराजय की तड़प और एक घायल शेर की खूंखारी साफ तैर रही थी। सर, ये तो बरसाती मेढक निकला। ऐसी छलांग मारी कि हाथ के नीचे से निकल गया। उसने दयाल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस बेहद संजीदा और सुलगते भाव से अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रहा जहां सूरज का नंबर फ्लैश हो रहा था। मेढक चाहे कितनी भी ऊंची छलांग मार ले दयाल, रहना तो उसे कुएं में ही है। खेल बड़ा हो गया है। लगता है मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना ही पड़ेगा। चलो। इस समय उसका जबड़ा बेहद सख्त था और वह तेज स्वर में बोल पड़ा। कहते हुए उन्होंने सूरज का कॉल रिसीव किया, उसे निशा के मिलने और फिर से किस्मत के हाथों छिन जाने की खबर सुनाने के लिए। इधर बदकिस्मती और साजिश के इस चक्रव्यूह से अनजान अस्पताल के एक शांत कमरे में जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। वेंटिलेटर की लगातार गूंजती बीप बीप की आवाज उस सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थी जहां चंदर लेटा हुआ था। जब उसकी भारी पलकें धीरे धीरे खुली तो होश आते ही सबसे पहले उसके वजूद में दर्द की एक ऐसी असहनीय लहर उठी जिसने उसके जिस्म के हर कतरे को झकझोर कर रख दिया। हवा में तैरती फिनाइल की गंध, मशीनों की बीप बीप लगातार चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी कि वह यमराज के दरवाजे को खटखटाकर मौत के जबड़े से सही सलामत लौट आया है। और ये सब सिर्फ उसके निशा के प्यार की अटूट कशिश थी जो उसे खींच लाई थी। मगर होश आते ही चंदर एक अजीब सी बेचैनी से घिर गया। उसे अपने गले के भीतर कुछ चुभता सा महसूस हुआ। एक ऐसी मूक लाचारी जो उसके फेफड़ों तक तो आ रही थी लेकिन होठों से बाहर लफ्ज बनकर निकलने में असमर्थ थी। वह लाख चाह कर भी अपने निशा का नाम पुकारने के लिए आवाज नहीं निकाल पा रहा था। बोल न पाने की इस विवशता में उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, दीवारों को ताका, मगर उस कमरे में उसे सांत्वना देने वाला कोई चेहरा नजर नहीं आया। निराशा के उन अंतहीन पलों के बाद कमरे का दरवाजा खुला और सूरज एक सीनियर डॉक्टर के साथ भीतर दाखिल हुआ। जैसे ही ड्यूटी पर तैनात परिचारिका ने चंदर को आंखें खोले और होश में देखा तो उसके चेहरे पर राहत के भाव आए और वह तेजी से बेड की तरफ बढ़ी। उसी पल सूरज और चंदर की निगाहें मिली। चंदर की आंखों में एक ऐसा मूक संवाद था जिसमें सूरज को सिर्फ लाचारी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में थे हजारों सुलगते सवाल। डॉक्टर ने चंदर की नब्ज जांची। उसकी स्थिर हालत को देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और उसके बाद सूरज की तरफ मुड़कर धीमी मुस्कान से उसे बधाई दी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सूरज, व्हाट डू यू से, है ना चमत्कार? ऑफ कोर्स यू सेव्ड हिम, आई एम हाईली ग्रेटफुल। सूरज ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। नर्स, कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट।
कुछ देर चंदर की जांच पड़ताल करने के बाद वह नर्स को कहकर दूसरे प्रोसीजर के लिए अपने बाकी स्टाफ के साथ चले गए। सूरज वहीं खड़ा चंदर के हाथ को थाम उसे दिलासा देने लगा। उसने धीरे धीरे चंदर को कुछ जरूरी बातें बताई, जैसे वह उसे कैसे मिला, पर वह निशा के बारे में चंदर से झूठ बोल गया कि वह कोठी में पाखी के साथ है, बिल्कुल सही सलामत। निशा की सलामती की इस झूठी मगर मरहम जैसी खबर ने चंदर के भीतर प्राण फूंक दिए। उसके चेहरे का तनाव पल भर में ही गायब हो गया। दिल की धड़कनें सामान्य हो गईं और एक गहरे संतोष के साथ उसने अपनी भारी पलकें मूंद ली। कुछ ही मिनटों में हैवी पेन किलर और इंजेक्शनों के गहरे असर ने उसे दोबारा गहरे और सुकून भरे नींद के आगोश में सुला दिया। चंदर जहां इस मीठे भ्रम में सो रहा था, वहीं दूसरी ओर यह रात निशा पर कयामत सी गुजरी थी। हाई प्रोफाइल जेल खाने के भीतर कैद निशा का रोम रोम उस खौफनाक मंजर को याद कर कांप उठता था। अगर सही समय पर वह विस्फोट न हुआ होता तो वह वहशी उसके जिस्म को ही नहीं बल्कि उसके आत्मा को भी लहूलुहान कर चुका होता। यही सोचती हुई निशा दीवार से सिर टिकाकर महादेव का नाम स्मरण करने लगी। इसी नाम स्मरण ने तो उसे बचाया था। उसे अब राधा काकी के महादेव पर पूरा विश्वास हो चला था कि कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। इस वक्त वह जहां कैद थी, वह कोई मामूली तहखाना या फिर सड़क छाप गुंडों का कोई आम ठिकाना नहीं था। वह एक ऐसा आधुनिक भव्य चाक चौबंद किला था जिसे देख अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट सकते थे। जब उसे यहाँ लाया गया था तब वह बेहोश थी। आने के बाद ही उसे यहाँ होश आया था और जैसे ही उसे होश आया उसने स्वयं को इस आधुनिक परिवेश में पाया था। पैरों के नीचे की मखमली जमीन, दरवाजों के खुलने बंद होने की बारीक आवाजें, हवा में तैरती एक सन्नाटेदार महक और केंद्रीय वातानुकूलित एसी सिस्टम की हल्की से सरसराहट, यह सब उसे बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह किसी बहुत ही बड़े रसूखदार का एक अभेद्य किला है। निशा इस माहौल की अभ्यस्त थी, लेकिन यहाँ की भव्यता उसे सुकून नहीं बल्कि दहशत दे रही थी। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि यह रहस्यमय जगह आखिर पहाड़ों के किस कोने में छिपी हुई है और उसे यहाँ क्यों कैद करके रखा गया है। पर हाँ, मगरमच्छों के खेल को समझने वाली निशा को अब तक इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि वह इन बदमाशों के लिए कोई आम शिकार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड थी। ये लोग उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले हैं क्योंकि उसकी सलामती में ही उनका बहुत बड़ा फ़ायदा छुपा हुआ है। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं था कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी, या फिर उसका भी वही अंजाम होगा जो उसके चंदर का हुआ। ऐसे अनगिनत सवाल उसके दिमाग में समंदर की लहरों की तरह उठ गिर रहे थे। वह अभी इन्हीं ख्यालों के चक्रव्यूह में उलझी थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर एक नीली लाइट चमकी। एक बारीक डिजिटल क्लिक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। ब्लैक ड्रेस में लिपटी एक जवान लड़की कमरे के भीतर दाखिल हुई। उसने अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगा रखा था जिससे उसके सिर्फ 2 ठंडी भावशून्य आंखें दिखाई दे रही थीं। वह अपने साथ स्टील की एक चमचमाती फूड ट्रॉली लेकर आई थी। अंदर आते ही उसने पीछे हाथ ले जाकर दरवाजे पर बने पैड पर उंगलियां चलाई और वह पासवर्ड से लॉक हो गया। उसके फुर्ती और सलीके में एक ट्रेंड एजेंट की सी चालाकी थी जिसे देखकर निशा दंग रह गई। वह बेआवाज निशा के करीब आई और बेहद नपे तुले शब्दों में बोली, "दिस इज फॉर यू, एंजॉय योर मील।" निशा पलके झपकना भूलकर उस नकाबपोश लड़की के एक एक करतब को देख रही थी।
उस लड़की ने बेहद सलीके से एक रेशमी नैपकिन निकाला और उसकी ड्रेस पर लगा दिया और फिर एक गर्म पानी के बोल में उसके दोनों हाथ धुलवा दिए। इस खौफनाक माहौल में इतनी तमीज और तीमारदारी देखकर निशा का सब्र जैसे टूट गया। उसने अचरज और घबराहट में युवती की आंखों में देखा। Who are you? युवती ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से निशा को घूरा और बेहद सपाट आवाज में बोली, No personal questions। उसने बिना कोई दूसरा मौका दिए निशा के ठंडे पड़ चुके हाथ में एक चम्मच थमा दी। चंदर के ख्यालों और अनजाने खौफ से घिरे निशा ने खाने की प्लेट को देखा और अपना हाथ पीछे खींच लिया। I don't need, take it away। निशा का यह कहना ही था कि उस नकाबपोश लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। उसकी आंखों में तैरती मध्यम सी नरमी गायब हो गई और वहां एक ठंडी जानलेवा चमक उभर आई। वह निशा के और करीब झुकी, इतनी करीब कि निशा को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। You will have to, ma'am, otherwise our chief will feel bad. And believe me, I don't want to see my chief feeling bad। उस लड़की की आवाज में कोई चीखो पुकार नहीं थी, लेकिन उसके सपाट लहजे में ऐसी खौफनाक दहशत थी कि निशा की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उस अज्ञात चीफ का जिक्र सुनते ही निशा के हाथ पैर बुरी तरह फूल गए। उसे लगा अगर उसने और जिद की तो शायद अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसने अपनी कांपती उंगलियों से चम्मच को फिर से थाम लिया और जैसे तैसे बेमन से 2-4 कौर अपने हलक में उतारी। डर के मारे खाना उसके गले में कांच की तरह चुभ रहा था। जैसे ही उसने थोड़ा बहुत खाया, वह लड़की बिना कोई और शब्द बोले अपनी फूड ट्रॉली समेटने लगी। निशा सहमी हुई भीगी आंखों से अपलक उस युवती की पीठ को निहारती रही, जो बिना किसी पछतावे या एहसास के ट्रॉली लेकर पासवर्ड दबाकर कमरे के बाहर निकल गई थी। निशा को उस आलीशान जेल के सन्नाटे में खौफ के साए में अकेली छोड़। अगली सुबह अखबारों में धमाके की खबरें छाई हुई थीं। कुलभूषण ओबराय के कांपते हाथों में अखबार था। मसूरी में कयामत की रात, धमाकों से दहल उठी वादियां। ओबराय को यकीन था कि इसके पीछे हार्डी गैंग का ही हाथ है। ठीक 10 बजे हडसन का प्राइवेट नंबर ओबराय की फोन स्क्रीन पर चमका। हमारी बेटी ठीक तो है ना? उन्होंने घबरा कर पूछा। She is fine for now। उसकी हंसी में एक धमकी थी। मतलब? ओबराय चौंके। मतलब ये my friend that I have dropped my idea। हडसन ने ओबराय को और तड़पाया। दिखा दी ना अपनी फितरत। अब जो कहना है साफ साफ कहो। अब ओबराय को हडसन पर बेहद क्रोध आ रहा था। So listen my friend, जो हड्डी तुम हमारा सामने फेंका था वो हम अपना डॉग्स को खिलाता है। वो समझ चुके थे कि हडसन उनके सामने कोई न कोई बड़ी डिमांड रखने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे ऑफर दिया। हमें हमारी बेटी चाहिए, किसी भी कीमत पर। हम तुम्हें दुगनी कीमत भी देने को तैयार हैं। तुम क्या हार्डी को सड़क छाप समझा है? हार्डी किंग है, द किंग ऑफ कैसल, जो रिवॉर्ड लेता नहीं ऑफर देता है।
हडसन की बातों में छिपे उसके गलत इरादों को ओबरॉय भांप चुके थे। अब कहीं न कहीं उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उनकी इकलौती बेटी मुसीबत में फंस चुकी थी, केवल उनके गलत फैसले की वजह से। बेईमानों की दुनिया में भी ईमानदारी का खरा सिक्का ही चलता है हार्डी। लगता है ये बात तुम भूल चुके हो। ईमानदारी, you means honesty. This word is not in my dictionary. हडसन की इस बात ने ओबरॉय को बेहद गुस्सा दिलाया। जो कहना है साफ साफ कहो। 50% पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बात सुन ओबरॉय को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। पार्टनरशिप? और वो भी तुम जैसे क्रिमिनल के साथ? ओबरॉय चिल्लाई। क्या फर्क पड़ता है ओबरॉय? तुम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है और हम ब्लैक कॉलर। You deal with pain and I deal with poison. एनफ हार्डी। Don't waste time, my friend. Get the documents ready. हडसन ने जो कहा वो सुन ओबरॉय को तेज करंट लगा। तुम पागल हो गए हो हार्डी, यह मुमकिन नहीं है। Don't try to be smart, ओबरॉय। या तो पार्टनरशिप का पेपर लेकर आओ या फिर लेग से अपनी डॉटर का फ्लोटिंग डेड बॉडी उठाने को रेडी हो जाओ। You have only 24 hours. Then no argument. Only final settlement. हडसन ने फोन पटक दिया। उसका फोन कटते ही ओबरॉय के कमरे में सन्नाटा छा गया। इधर पुलिस के खुफिया कैबिन में हलचल तेज हो चुकी थी। सर, ओबरॉय का नंबर ट्रेस करने से पता चला है कि एक प्राइवेट नंबर पर उसकी काफी देर तक बात हुई है। लोकेशन बाउंस कर रही है, मतलब कॉल करने वाला काफी शातिर है। दयाल ने बताया। सिंघाल ने अपने चाय के खाली कप को मेज पर धीरे धीरे बजाना शुरू किया। बजाने का टाइम आ गया है दयाल। प्रैक्टिस खत्म, परफॉर्मेंस शुरू। सिंघाल और दयाल पुलिस चौकी से बाहर निकले। जीप का सायरन गूंजा और वे ओबरॉय रिजॉर्ट की ओर रवाना हो गए। मसूरी की ताज़ा हवा में बारूद और खतरे की महक फैल चुकी थी। फोन कॉल सुनने के बाद ओबरॉय बेहद विचलित नजर आ रहे थे। मसूरी की पहाड़ियों की गोद में बना उनका विशाल ओबरॉय रिजॉर्ट, जो कि अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए मशहूर था, आज उन्हें किसी कैद खाने जैसा ही लग रहा था। वे अपने वकील के पास पार्टनरशिप के कागजात तैयार करवाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। रुकिए मिस्टर ओबरॉय, इतनी भी क्या जल्दी है? अचानक दो व्यक्ति जूते खटकाते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। अरे ये क्या? सिंघाल और मगरमच्छ आमने सामने। कैसी होगी इनकी भिड़ंत? क्या मिलेगी निशा और हो पाएगा हार्डी गैंग का अंत? ये तो कोमल जी ही बताएंगी, लेकिन अगले भाग में।
अभी तो आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि सस्पेंस, एक्शन और थ्रिल से भरा ये भाग आपको कैसा लगा। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। और हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के नाम तो जानते जाइए। वो हैं अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और मैं ओमवीर नावरिया। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।